दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है बहू नहीं हमने नौकरानी खरीदी। बहुरानी लंदन के सपने देखना छोड़ दो। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। और आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। मधु की जिंदगी भगवान ने शायद काली स्याही से लिखी थी, तभी तो जन्म लेते ही माँ स्वर्ग सिधार गई। मधु की किलकारियां जैसे ही आंगन में गूंजी, उसकी माँ प्रसव पीड़ा और अधिक रक्त रसाव के कारण हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई। दादी ने तो पोती के जन्म लेते ही मुंह चढ़ा लिया था, सबके सामने कहती फिरती, जन्म लेते ही माँ को खा गई, कल मुही अब शगुनी ने जन्म लिया है। मधु की माँ की 13वीं पर सभी रिश्तेदार इकट्ठे हुए। सबने छोटी बच्ची के प्रति केवल शब्दों में ही दया भावना जताई। कोई भी उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार न था। नानी ने अपनी बेटी की आखिरी निशानी समझकर मधु को झोली में समेट लिया और उसे लेकर मधु के ननिहाल चली आई। मधु बेल की तरह दिन रात बढ़ने लगी। नानी उसे बहुत दुलार करती थी। जब वह 5 साल की हुई तो उसे एक दिन बहुत तेज बुखार आया। नानी गांव से किसी झोला छाप डॉक्टर को बुला लाई। गांव के झोला छाप डॉक्टर अपने आप को किसी एमबीबीएस डॉक्टर से कम नहीं समझते। डॉक्टर ने आते ही 5 साल की छोटी बच्ची को 2 इंजेक्शन लगा दिए। पता नहीं कहाँ चूक हुई। बुखार में इंजेक्शन लगाने के कारण पैर की नस दब गई और मधु के दाएं पैर में लचक बन गई। एक तो बिन माँ बाप की बच्ची, ऊपर से यह शारीरिक नुक्स। मधु की नानी को हमेशा ही उसकी चिंता लगी रहती। पता नहीं मेरी नातिन के भाग्य में और कितने कष्ट लिखे। दूसरी तरफ मधु के पिता पहले कभी कभार फोन पर उसकी खबर ले लिया करते थे, परंतु कुछ दिन पहले ही पता चला कि बापू नई ब्याह कर ले आया। नई बहू ने एक के बाद एक 2 बेटों को जन्म दिया तो पिता अपने बेटों की परवरिश और दूसरी पत्नी के साथ ऐसा व्यस्त हुआ कि मधु को भूल गया। अब मधु के पिता के यहां से कोई भूले से भी उसकी खबर लेने नहीं आता। जब तक नानी जिंदा थी उन्होंने मधु को सीने से लगा कर रखा, परंतु जब मधु 14 साल की हुई तो नानी साथ छोड़ गई। गृहस्थी की चाबी मामा मामी के हाथ में आ गई तो उन्होंने अपने रंग दिखाने भी शुरू कर दी। मामी घर का सारा काम मधु से करवाती। मधु ने इसी को अपना भाग्य समझकर स्वीकार कर लिया। उसने सोचा कि इस घर में कम से कम इज्जत तो बची रहेगी। मधु घर का सारा काम करती। कभी कभार मामी मधु पर हाथ भी उठाती, परंतु मामी इतनी चतुर थी कि किसी रिश्तेदार को इसकी खबर भी ना लगने देती। मधु को डरा धमका कर रखती। मधु भी सिर छुपाने के लिए छत और 2 वक्त की रोटी की खातिर सब कुछ सहती रही। मामी का यह बड़प्पन था कि नानी के गुजर जाने के बाद उन्होंने मधु की पढ़ाई बीच में नहीं छुड़वाई। अब मधु ने 12वीं कक्षा पास कर ली थी। मधु की एक सहेली थी सीमा, जिसके साथ वह स्कूल जाती थी और अपने सारे सुख दुख साझा करती थी। अब आगे कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर जाना था। सीमा अपना और मधु का कॉलेज एडमिशन के लिए फॉर्म ले आई, परंतु मामी ने आगे पढ़ाई करने की बात को सिरे से नकार दिया और कहा, अब यह 18 की हो गई, इसके शादी ब्याह की सोचेंगे। इसकी शादी हो तो हमारा भी फर्ज पूरा हो। जैसे तैसे मिन्नतें करने पर मामी ने पत्राचार के माध्यम से ग्रेजुएशन करने की अनुमति दे दी। मधु के लिए यह भी बहुत था, वरना अपनों ने तो आज तक उसकी कोई खबर ही नहीं ली थी। दादी तो पहले ही उससे नफरत करती थी, परंतु अपना खून पिता भी भूल गया। अब सौतेली माँ से क्या उम्मीद रखे जब खून के रिश्ते ही फीके पड़ गए। कुछ दिनों बाद मधु के लिए एक NRI लड़के पीयूष का रिश्ता आया।
मामी ने बिना वक्त गवाए रिश्ता लपक लिया। आस पड़ोस में मधु के रिश्ते की चर्चा थी, क्योंकि एनआरआई लड़के के लिए एक से एक सुंदर लड़कियां लाखों रुपए दहेज के साथ लाइन लगाए खड़ी रहती। परंतु मधु की किस्मत तो देखो, एक पैर में लचक होते हुए भी एनआरआई की घरवाली बनेगी। अब तो मधु लंदन में जाकर ऐश करेगी, इस बात की मोहल्ले में चर्चा होती थी। मोहल्ले की सभी औरतें उसकी मामी से कहती, अरे सरिता, तू तो बहुत अच्छी है। एक अनाथ लड़की को रोटी, कपड़ा और फिर सिर छुपाने के लिए छत दी, पढ़ाया लिखाया, इतना दूसरों के लिए कौन करता है? और अब उसके लिए एनआरआई लड़का भी ढूंढ लाई। मामी यह सुनकर फूली न समाती। जल्दी ही शादी की तारीख भी तय हो गई, क्योंकि पीयूष को 1 महीने बाद फिर से लंदन वापस जाना था। इसीलिए 1 महीने के अंदर ही शादी का कार्यक्रम भी तय हुआ। आनंद फानन में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। मधु की मामी सहसा उस पर प्रेम बरसाने लगी। मधु से पूछकर उसके पसंद की चीजें दिलवाई। मधु भी अपनी शादी को लेकर काफी खुश थी। एनआरआई की पत्नी जो बनने जा रही थी, वह भविष्य के सपने संजोने लगी। शादी का दिन भी आ गया। सभी रीति रिवाज निभाते हुए पीयूष और मधु की शादी संपन्न हुई। ससुराल में परिवार के नाम पर पीयूष के अलावा उसके बुजुर्ग माता पिता थे। मधु की सास ने नई नवेली दुल्हन का बहुत धूमधाम से गृह प्रवेश करवाया। अगले ही दिन मधु और पीयूष हनीमून के लिए मनाली निकल गए। 1 सप्ताह मनाली में बिताया। मधु के लिए यह उसकी जिंदगी के सबसे खुशहाल पल थे, जब वह अपने पति के साथ मनाली की वादियों में घूम रही थी। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी जिंदगी इतनी खुशहाल हो जाएगी। मधु की सहेली सीमा समय समय पर उसकी खबर लेती रहती थी। अपनी सहेली को खुश देखकर सीमा भी बहुत खुश थी। मधु को इतना अधिक प्यार करने वाला पति और अच्छे सास ससुर मिले तो यह जिंदगी के पिछले गम भूल गई और मन ही मन अपनी मामी को धन्यवाद देने लगी, क्योंकि पीयूष उसकी मामी की ही पसंद था। मामी ने उसके साथ चाहे जैसा बर्ताव किया, परंतु अंत में उसकी जिंदगी संवार दी। पीयूष शादी के बाद 15 दिन तक इंडिया में रहा। मधु को ससुराल में भरपूर स्नेह मिला। इसके बाद पीयूष मधु को यहीं इंडिया में छोड़कर लंदन वापस लौट गया। पीयूष ने जाते हुए मधु से कहा कि वह वहां जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लेगा। उसके बाद जब अगली बार आएगा तो मधु को भी अपने साथ लंदन ले जाएगा। इंडिया में मधु लंदन जाने के सपने संजोने लगी। वह अपने सास ससुर से बहुत घुल मिल गई थी। सास ससुर भी मधु पर बहुत स्नेह लुटाते थे। मधु की सास उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती। इतना अपनापन पाकर मधु सास ससुर में अपने माता पिता की छवि देखने लगी। एक दिन मधु ने सास से कहा, मम्मी जी, मैंने अपने माता पिता नहीं देखे। माँ तो जन्म लेते ही सर्वग सिधार गई। पिता ने जिंदा होते हुए भी सारे नाते तोड़ लिए। मेरे लिए तो आप ही मेरे माँ बाप हो। आप देखना, जब इस बार पीयूष का फोन आएगा तो मैं उससे कहूँगी कि मेरे साथ साथ आप दोनों के डॉक्यूमेंट भी लंदन जाने के लिए तैयार करवा ले, क्योंकि मैं आप दोनों को यहाँ अकेले छोड़कर लंदन नहीं जाऊँगी। मधु ने जब यह बात कही तो सास ने मुंह पिचका लिया और झूठी मुस्कुराहट चेहरे पर बिखेर दी। 6 महीने हो गए। अब पीयूष के फोन भी कम हो गए। वह फोन करता तो अधिकतर समय अपने माँ बाप से ही बात करता। मधु से बात करने से हमेशा ही बचता रहता। 6 महीने पूरे हुए। देखते ही देखते साल भी बीत गया, परंतु पीयूष वापस नहीं लौटा। मधु बुझी बुझी सी रहने लगी। एक दिन मधु के सास ससुर बालकनी में बैठे थे। मधु चाय देने पहुंची तो मधु ने सुना कि उसकी सास ससुर से कह रही, आप पीयूष को फ़ोन करके कह दो
कि मधु से कभी कभार बात कर लिया करे, नहीं तो उसे शक हो जाएगा। और उससे कहना कि थोड़ा टाइम निकाल कर इंडिया का एक चक्कर लगाए, कम से कम 1 महीने की छुट्टी लेकर आए। बहू को एक बच्चा हो गया तो फिर वह उसी के साथ व्यस्त हो जाएगी और फिर लंदन जाने के लिए फड़फड़ाना बंद कर देगी। मधु ने जब यह सुना तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। मधु गुस्से में भरकर बोली, आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। मधु की सास बोली, हमने कोई धोखा नहीं किया। हमने बेटे के लिए बहू नहीं, अपने लिए नौकरानी खरीदी। तुम्हारे लिए अच्छी खासी मोटी रकम तुम्हारी मामी को अदा कर चुके। ज़्यादा फड़फड़ाने की जरूरत नहीं, सभी बातें पहले से तय हो चुकी थी। चाहो तो अपनी मामी से पूछ लेना। तुम क्या समझती हो कि हमारे एनआरआई बेटे के लिए हमें तुम अपाहिज ही मिलती? उसके लिए एक से एक अमीर लड़की लाइन लगा कर खड़ी, परंतु उसे इंडियन लड़की से शादी ही नहीं करनी। वह तो लंदन में शादी कर चुका है। हमारी देख रेख के लिए इंडिया में कोई ईमानदार, लाचार और गरीब लड़की चाहिए थी, जिसके आगे पीछे पूछने वाला कोई ना हो। जरा सी खोज की तो तुम मिल गई। तुम्हारी मामी ने तुम्हारे बदले बहुत पैसा कमाया। मधु सास ससुर के सामने खड़ी रह गई। जिंदगी ने एक बार फिर उसके साथ भद्दा मजाक किया। उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे। अपने आप को चारों तरफ से हताश और निराश पाया। काफ़ी दिनों तक मधु ससुराल में ही अपने भाग्य का लेखा समझकर दिन काटती रही। अब मधु को सास ससुर की असलियत पता चल चुकी थी, इसीलिए उन्होंने भी दिखावटी प्यार बरसाना बंद कर दिया। तभी एक दिन मधु की सहेली सीमा का फोन आया तो मधु ने आप बीती सुनाई। सीमा यह सुनकर हैरान रह गई। उसकी सहेली की खुशहाल जिंदगी एक बार फिर बिखर कर रह गई। सीमा ने मधु को हौसला देते हुए कहा, तुम्हें उस घर में ताउम्र घुट घुट कर जीने की कोई जरूरत नहीं है। मधु रोते हुए बोली, घुट घुट कर नहीं जीऊं तो और क्या करूं? मेरा है ही कौन जो मुझे इस दलदल से निकाले? भगवान ने मेरी किस्मत काली स्याही से लिखी। मैं जिंदगी में रंग कैसे भरूं? अब मैं थक गई। मेरी किस्मत में इन बुजुर्गों की सेवा करना ही लिखा है। सर छुपाने के लिए छत है और 2 वक्त की रोटी, हो जाएगी जिंदगी पूरी। सीमा ने मधु को समझाया, तुम्हें इन लोगों ने मजबूर और लाचार समझकर फंसाया है, परंतु तुम पढ़ी लिखी ग्रेजुएट हो। अपनी लड़ाई खुद लड़ो। कोई तुम्हें इस तरह से खरीद या बेच नहीं सकता। तुम कोई वस्तु नहीं हो। मैं एक एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ। इसके बाद सीमा ने मधु को एनजीओ का पता दिया। मधु एनजीओ में पहुंची और सारी आप बीती सुनाई। मधु ने अपने हक की लड़ाई लड़ी। सीमा ने इस लड़ाई में मधु का साथ दिया। मधु की मामी, सास ससुर और पीयूष पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ। पीयूष के माँ बाप को जेल में डाल दिया गया। यह खबर सुनकर पीयूष दौड़ा दौड़ा इंडिया चला आया। यहाँ पर कोर्ट में उसकी पेशी हुई तो उस पर 20 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया। मधु की मामी को भी सजा हुई। इसके बाद मधु ने भी वही एनजीओ ज्वाइन कर लिया। अब मधु अपनी ज़िंदगी जीने के लिए स्वतंत्र है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगें तो कमेंट्स ज़रूर करें, और अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।